नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट लाइव में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब 5वें राज्य यानी कि तेलंगाना पर आ चुकी है और तेलुगु लैंड में आज बड़ी भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके वोट देने के लिए जा रहे हैं और 119 विधानसभा सीटों पर तेलंगाना में आज वोटिंग की जा रही है। तेलंगाना में जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि एक तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति वो है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ बीजेपी है। तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में जो टक्कर हमने अभी तक 5 राज्यों में देखी है वो तो है ही है और तेलंगाना में लेकिन जो मुकाबला है वो स्थानीय पार्टी बीआरएस के होने की वजह से त्रिकोणीय है और मुख्यमंत्री पद की जो सबसे मजबूत दावेदारी मानी जा रही है वो केसीआर की ही अभी तक तेलंगाना में मानी जा रही है। और इससे पहले भी जो ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि केसीआर को ही सबसे ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री के रूप में इस बार पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजे आएंगे उनसे ही साफ हो पाएगा कि उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अगर वोटिंग परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो 9 बजे तक का जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने अपडेट किया है उसके हिसाब से 8.52% अभी वहां पर वोटिंग की जा चुकी है तेलंगाना में। और हमने देखा था अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, तेलुगु जगत के तमाम दिग्गजों तक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो दिग्गज लोग हैं, जो वीआईपी चेहरे हैं जिन्होंने वोटिंग की है अभी तक, उनमें चिरंजीवी भी शामिल हैं, उनमें अल्लू अर्जुन भी शामिल हैं जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े जाने माने चेहरे हैं और जिनकी पैन इंडिया फिल्मों ने इस बार काफ़ी धूम मचाई थी। और इसके अलावा हमने देखा कि जो तमाम राजनेता हैं वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की भी जो है विजुअल्स आए थे जिन्होंने हैदराबाद में वोट डाला था। इसके अलावा हमने देखा जो वहाँ की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे हैं उन्होंने भी मतदान किया है। तो आगे बढ़ने से पहले और अपडेट्स आपको बताने से पहले मैं आपको 2018 के जो विधानसभा चुनाव तेलंगाना में हुए थे उनके नतीजों पर आपका ध्यान एक बार आपको दिलाना चाहूँगा। वहाँ पर जो उस समय अभी जो बीआरएस पार्टी है उस समय उसका नाम टीआरएस हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और उसने उस समय 88 सीटों पर जीत करके भारी बहुमत के साथ तेलंगाना में सरकार बनाई थी और केसीआर सीएम बने थे जो अभी मौजूदा सीएम हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 19 सीटें पिछली बार 2018 में जीती थी। टीडीपी जो पार्टी चंद्रबाबू नायडू की है, जो क्षेत्रीय पार्टी है और उसने राष्ट्रीय पार्टी बनने का बहुत कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा अपनी पार्टी को कहीं बहुत ज़्यादा कैडर दिलवा नहीं पाए थे। तो 2 सीटें उन्होंने जीती और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी 2018 में और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी और निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो 1 कैंडिडेट जीता था। तो ये नतीजे थे 2018 के। इस बार नतीजे क्या होंगे ये इस पर सभी की निगाहें रहेंगी और 3 तारीख को इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ 2023 में बिल्कुल सूरत हाल बदला हुआ सा है और 2290 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बीआरएस ने भारतीय राष्ट्र समिति ने 119 सीटों पर अपनी उम्मीदवार सभी उतारे हैं। बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना गठबंधन में आपस में चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और जो पवन कल्याण हैं अभिनेता से जो राजनेता बने उनकी पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन है जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 111 सीटों पर लड़ रही है और पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना वो 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस भी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने सिर्फ 1 सीट अपनी सहयोगी सीपीआई को दी है, लेफ्ट पार्टी को, और ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम उसने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं जो तेलंगाना की मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इसके अलावा 7 बजे आज सुबह तेलंगाना में वोटिंग शुरू हुई थी। वहाँ पर 106 सीटों पर तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी और जो बाकी की बची जो 13 सीटें हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं तेलंगाना की जो ज्योग्राफी है उसकी जो सीमाएं हैं, जो झारखंड और जो कुछ थोड़ा बहुत इलाका छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, वहाँ पर जो कुछ इलाके तेलंगाना के हैं वो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं, कुछ नक्सल प्रभावी जगहें वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से उन सीटों पर जो वोटिंग है वो शाम को 4 बजे तक ही होगी। इसके अलावा इस बार तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स हैं
जो वोट दे करके अपना सरकार चुनेंगे और जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी करेंगे। 35,655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे राज्य में और चुनाव की ड्यूटी के लिए तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारियों को इस बार तेलंगाना में तैनात किया गया है। और दिलचस्प चीज़ एक ये भी है कि जो मौजूदा सीएम है केसीआर, वो 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। गजवेल की एक सीट है और दूसरी कामारेड्डी की विधानसभा सीट है, जहां से 2 सीटों से केसीआर चुनावी मैदान में है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ राज्य में कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने सेफ गेम खेलने की वजह से 2 सीटों का विकल्प चुना हो और फिर अगर एक सीट से किसी से वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें जो है दूसरी सीट के नतीजों को भी देखना होगा, और अगर दोनों सीटों से वो चुनाव जीत गए तो फिर उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी और दूसरी सीट से ही वो विधायक चुने जाएंगे। और अभी फिलहाल मौजूदा समय में गजवेल की सीट से केसीआर विधायक हैं और गजवेल से बीजेपी ने जो है वो ई राजेंद्र को और कामारेड्डी की सीट से वेंकट रमन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। कामारेड्डी से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारा है और रेवंत रेड्डी जो है ये कोडांगल की सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर के अलग अलग समय पर बहस होती भी रही है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या चुनाव आयोग को नियमावली में कानूनों में संशोधन की ज़रूरत है कि एक ही उम्मीदवार 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद में जो संसाधन उस पर खर्च होते हैं और फिर एक सीट छोड़ दी जाती है, जिस पर फिर बाद में बाई इलेक्शन होता है। तो 2 बार एक ही सीट पर इतना ज़्यादा संसाधन और आर्थिक संसाधन और मानव संसाधनों का खर्च होना, क्या ये सही है, क्या गलत है, इसको लेकर के अपनी एक अलग बहस चलती रहती है देश में। लेकिन आज चूंकि तेलंगाना में वोटिंग है तो सबकी जो नज़रें हैं वो इसी राज्य के ऊपर टिकी हुई हैं कि 3 दिसंबर को क्या कुछ नतीजों में तस्वीर सामने आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया और लिखा कि मैं तेलंगाना की अपनी भाइयों और बहनों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मेरा विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि वो युवाओं से सीधा कनेक्ट होते हैं और इस बार भी उन्होंने जो ट्वीट किया है तो वो सीधा युवाओं से कनेक्ट होते हुए किया है कि जो ऐसे युवा हैं देश के जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो 18+ हैं, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो वो अपने मताधिकार का अपने विवेक के साथ में इस्तेमाल जो है वो प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का भी हमने आज सुबह देखा था कि उन्होंने हैदराबाद में वोट डाला है। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज अभिनेता हैं। साथ ही में पुष्पा जो उनकी फिल्म थी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट थी। इसके अलावा हमने देखा कि अभिनेता चिरंजीवी जो थे वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का अभी मैंने आपसे जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी इसके अलावा तेलंगाना के लोगों से अपील की है और कहा है कि आज प्रजला दोराला को हरा देगी। तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें, बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए वोट करें, कांग्रेस को वोट दें। तो सीधा सीधा राहुल गांधी ने अपील की है कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस को वोट दें, जबकि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखेंगे तो उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई इस तरह की अपील नहीं की गई कि आप बीजेपी को वोट दें, या किसी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया। ओवैसी का हमने सुबह विजुअल देखे थे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, उन्होंने आज सुबह हैदराबाद के ही एक बूथ में जाकर के मतदान किया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील भी की थी। ओवैसी ने उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के जो तमाम वोटर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। तो ये अपील ओवैसी की तरफ से तेलंगाना के वोटर्स से की गई थी। इसके अलावा हमने जो विजुअल्स देखे आज, उसमें मंत्री जो हैं तेलंगाना सरकार के केटी रामाराव, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नंदी नगर में जो पोलिंग बूथ था वहाँ पर मतदान किया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गाय की पूजा की पहले आज सुबह और फिर उसके बाद में जाकर के मतदान किया और उन्होंने ये कहा कि ये एक व्यक्तिगत भावना है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना में दोहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीईओ से नागार्जुन सागर बांध सीमा मामले में तत्काल दखल देने की मांग भी की है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा तेलंगाना में इस बार चुनावों में छाया रहा था
और तेलंगाना की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो हॉट सीटें इस बार बताई जा रही हैं। जैसा कि मैंने अब से पहले 25 तारीख को जब राजस्थान में वोटिंग हुई थी, वहाँ मतदान हुआ था, तब मैंने वहाँ की सीटों के बारे में भी आपको विस्तार से बताया था। और तेलंगाना में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो बड़ी वीआईपी चेहरे वहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और जिन सीटों पर उनके नतीजों पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी कि आखिर वहाँ से कौन जो उम्मीदवार है वो जीतता है। तो सबसे पहले तो गजवेल की ही सीट है जो तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पड़ती है और राज्य की सबसे चर्चित सीट भी है, क्योंकि खुद सीएम केसीआर जो हैं वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं गजवेल की सीट से। और यहाँ पर बीजेपी ने केसीआर के जो करीबी नेता कभी रहे थे एतला राजेंद्र, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और मौजूदा वक्त में राजेंद्र जो हैं वो हुजूराबाद की सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 2014 से 2018 तक तेलंगाना के पहले वित्त मंत्री और 2019 से 2021 तक तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम वो कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वंतेरु प्रताप रेड्डी को हरा करके गजवेल की सीट पर पिछली बार मुख्यमंत्री केसीआर जीते थे। इस बार क्या वही नतीजे हमें दोहराते हुए हम देखेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। केसीआर गजवेल के अलावा भी कामारेड्डी की सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर सीएम का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के उम्मीदवार ए रेवंत रेड्डी से है। वो फिलहाल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वो मल्काजगिरी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस के सांसद भी हैं। और बीजेपी ने इस सीट से निजामाबाद जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष के वेंकटरमण रेड्डी को टिकट दिया है। तो सीएम के सामने कैंडिडेट भी उसी हिसाब से खड़े किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ये कोशिश है कि इस बार किसी तरीके से केसीआर के किले को ध्वस्त किया जाए। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तीसरी जो सबसे चर्चित सीट इस बार तेलंगाना की है वो जुबली हिल्स की सीट है, जो हमेशा से ही एक वीआईपी सीट मानी जाती रही है। जुबली हिल्स की सीट हैदराबाद की सीट है ये, और इस बार भी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की तरफ से भारत के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन वो जो है वो चुनावी मैदान में हैं। और दूसरी तरफ बीआरएस की तरफ से मगंती गोपीनाथ जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, गोपीनाथ जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा बीआरएस ने मौजूदा विधायक मगंती गोपीनाथ को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से तो जैसा कि मैंने आपसे कहा मोहम्मद अजरुद्दीन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर लंकाला दीपक रेड्डी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वो इस बार उनके उम्मीदवार हैं। और चौथी जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो चंद्रयान गुट्टा की विधानसभा सीट है और यहाँ से ओवैसी के छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की सीट के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और चंद्रयान गुट्टा उनकी परंपरागत सीट भी रही है, यहाँ से ही वो विधायक हमेशा चुने जाते हैं। हैदराबाद में ये सीट आती है और मौजूदा विधायक यहाँ से जैसा कि मैंने आपसे कहा अकबरुद्दीन ही हैं। और तेलंगाना के गठन होने से पहले भी वो इसी सीट से चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो ओवैसी परिवार के लिए चंद्रयान गुट्टा की इस विधानसभा सीट के मायने बहुत खास हैं। यहाँ के जो नतीजे होंगे वो ओवैसी परिवार का जो कद है तेलंगाना की सियासत में उसको भी कहीं ना कहीं तय करेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार चंद्रयान गुट्टा की जो जनता है वो किसे चुनती है। क्या वो अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पर ही मोहर लगाएगी या फिर इस बार जो है उन दूसरे उम्मीदवारों को देखा जाएगा। इस बार बीजेपी ने इस सीट से शहजादी सैयद को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ माफ़ कीजिएगा, बीजेपी ने इस बार का जो टिकट दिया है वो कोदी महेंद्र को दिया है और कांग्रेस के बी नागेश जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में यहाँ इस सीट से उतरे हुए हैं। तो ये चंद्रयान गुट्टा की विधानसभा सीट जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और तकरीबन 20% से भी 30% के आसपास जो है यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है। और यही वजह है कि यहाँ पर तीनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो आप देखेंगे तो आपको मुस्लिम कैंडिडेट ही मिलेंगे। इसके अलावा करीमनगर की विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के नेता बी संजय कुमार की दावेदारी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि बी संजय जो हैं वो 2005 से 2019 तक करीमनगर में नगर निगम के पार्षद के पद पर थे। फिर इसके बाद में 2019 में वो करीमनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और इनको 2014 और 2018 में बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने दोनों ही बार करीमनगर की सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। इस बार करीमनगर सीट पर उनका जो मुकाबला होगा वो केसीआर कैबिनेट में उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
मंत्री गंगुला कमलाकर से है और कांग्रेस ने इस बार इस सीट से पुरुमल्ला श्रीनिवास को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यहां से बीआरएस के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन इस बार देखना होगा कि करीमनगर की सीट जो है वो किसके खाते में जाती है। छठी जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है तेलंगाना में, वो सिरसिला की सीट है। यहाँ से मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटी रामाराव जो हैं बीआरएस के उम्मीदवार बनाए गए हैं और तेलंगाना सरकार में सीएम केसीआर के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जो जिनका सबसे ज़्यादा कद है तेलंगाना में, वो उनके बेटे जो हैं केटी रामाराव, उन्हीं को माना जाता है। और उनके पास में तेलंगाना सरकार में नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं। इसके अलावा सिरसिला के विधायक केटीआर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और उनका मुकाबला, सीएम के बेटे का मुकाबला कांग्रेस के महेंदर रेड्डी और बीजेपी की रानी रुद्रमा रेड्डी से इस बार होने वाला है। पिछली बार ये सीट बीआरएस के ही खाते में गई थी, केटीआर ही यहाँ से विधायक चुने गए थे, पर इस बार देखना होगा कि किस तरीके से सिरसिला की जो जनता है वो क्या सीएम के बेटे को ही चुनेगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक तरह से परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलता है तेलंगाना की सियासत में। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या परिवारवाद को ही इस बार भी तेलंगाना की जो जनता है सिरसिला की वो चुनती है, या फिर इस बार कोई नया विकल्प वो जो है वो सामने आता है। और दूसरा जो है सातवीं जो सीट, जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है तेलंगाना की अभी तक, वो सिद्दीपेट की सीट है। यहाँ से केसीआर परिवार की दावेदारी जो है जिसकी वजह से ये सीट सुर्खियों में आई है और यहाँ पर बीआरएस के टिकट पर हरीश राव चुनाव इस बार जो है लड़ रहे हैं। हरीश राव, ये मैं आपको बता दूं कि केसीआर के भतीजे रिश्ते में लगते हैं, तो भाई भतीजावाद कहीं ना कहीं इस बार तेलंगाना में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जो सीटें अगर आप देखेंगे तो बीआरएस ने बहुत खुल करके इस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं। आप सीएम केसीआर की बात कर लीजिए तो वो जो भाई भतीजावाद वाली जो बात है, जिसके ऊपर हमेशा से ही राजनीति में सवाल उठते रहे हैं, तो वो एक बार तेलंगाना की राजनीति में कहीं ना कहीं देखने को वो चीज़ मिल रही है। और उसका जो है हम देख रहे हैं कि बीआरएस के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी में भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार परिवार से ही चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य सरकार में ये जो मैंने अभी आपको बताया था हरीश राव, ये तेलंगाना सरकार में वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय संभालते हैं, तेलंगाना सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इनका मुकाबला बीजेपी के डूडी श्रीकांत रेड्डी और कांग्रेस के पुजाला हरिकृष्ण से है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार सिद्दीपेट की जनता आखिर किसके नाम पर मोहर लगाती है। आठवीं जो सबसे बड़ी और चर्चित सीट है वो हुजूर नगर की विधानसभा सीट है। यहाँ से तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने जिन लोकसभा सांसदों को टिकट दिया है उनमें एक जो है उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी शामिल है। और उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार हुजूर नगर की सीट से हैं। सूर्यापेट जिले में ये सीट आती है और मौजूदा वक्त में उत्तम कुमार रेड्डी नलकोंडा की सीट से कांग्रेस के सांसद हैं। 2019 में सांसद जब ये बने उससे पहले वहाँ पर विधायक थे और भारतीय वायुसेना में पायलट भी रह चुके हैं ये। और फिर एक बार से कांग्रेस ने इन्हें टिकट इस बार तेलंगाना में दिया है। उनके सामने मुकाबला जो होगा इनका वो बीआरएस के शानमपुड़ी सैदी रेड्डी और बीजेपी की श्रीलता रेड्डी से होने वाला है। तो देखना ये होगा कि 2018 में तो ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 2023 में ये सीट किसके खाते में जाएगी। नौवीं जो सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभा सीट है, ये सीट है गोशा महल की। और इस सीट के चर्चित होने की वजह है बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी कैंडिडेट टी राजा सिंह, जो यहाँ से इस बार गोशा महल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि टी राजा सिंह विधायक हमेशा से इसी सीट से चुने जाते रहे हैं। 2022 में विवादों में ये आए थे जब इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस विवाद के बाद में फिर बीजेपी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। 2023 में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ही इनका निलंबन रद्द किया गया था और पार्टी ने एक बार फिर से इन्हें गोशा महल की सीट से ही चुनावी मैदान में उतारा है। टी राजा सिंह के सामने जो है बीआरएस ने पूर्व विधायक मदन लाल व्यास के बेटे नंद किशोर व्यास को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि नंद किशोर एक रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर्स के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। और इस सीट पर कांग्रेस ने तेलंगाना महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मोगिली सुनीता को टिकट दिया है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि गोशा महल की जो जनता है वो दोबारा से फिर से टी राजा सिंह से जुड़े जो विवाद रहे उनको देखती है या फिर एक बार फिर से उनके काम पर मोहर लगाते हुए उन्हीं को ही चुनती है। 10वीं जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो मल्काजगिरी की विधानसभा सीट है, जहां पर
एम हनुमंत राव की दावेदारी इस बार है। और अगस्त में बीआरएस ने जो अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की थी उसमें हनुमंत राव के बेटे रोहित का नाम नहीं था, लेकिन मल्काजगिरी से विधायक हनुमंत राव ने अपने बेटे के लिए मेडक सीट से वो टिकट चाहते थे। हालांकि टिकट जब उन्हें नहीं मिला तो फिर उन्होंने बीआरएस का दामन छोड़ करके कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे और हनुमंत राव अब कांग्रेस के टिकट पर ही इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और बीआरएस ने यहाँ पर केसीआर कैबिनेट में मिनिस्टर मल्ला रेड्डी के दामाद मैरी राजशेखर रेड्डी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने वकील नारा पराजू रामचंद्र राव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बीआरएस ने एक बार फिर से यहाँ पर परिवारवाद की जो झलक है वो बीआरएस की तरफ से देखने को मिली है। अपने कैबिनेट मिनिस्टर के दामाद को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है और बीजेपी ने एक वकील को टिकट दिया है। तो ये देखना होगा कि मल्काजगिरी में इस बार जो है वो किसकी जो है वो चांदी होती है जो सीट को निकाल करके ले जाएगा। पिछली बार तो 2018 के जो नतीजे आए थे वो बीआरएस के फेवर में गए थे, बीआरएस ने इस सीट को निकाल लिया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में मल्काजगिरी की जनता आखिर किसे चुनती है। तो तेलंगाना में जो मुकाबला है वो बिल्कुल त्रिकोणीय ही है और देखने वाली बात यही होगी कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर चतुष्कोणीय बन पाता है या नहीं, क्योंकि एक नाम जो है वो एआईएमआईएम का भी है और एआईएमआईएम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते तेलंगाना की सियासत में, क्योंकि तकरीबन पूरे राज्य में तो 19% मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन हैदराबाद की जो कुछ मुस्लिम प्रोन एरियाज़ वाली सीटें हैं, चाहे आप निज़ामाबाद की बात कर लीजिए, चाहे आदिलाबाद की बात कर लीजिए, सिकंदराबाद की बात कर लीजिए, तो ये जो तमाम इलाके हैं ये सभी ओवैसी के जो हम कहें वर्चस्व वाले इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रभाव, एक बहुत बड़ी अपील उनकी वोटर्स के बीच में होती है। और ऐसा ही कुछ चंद्रयान गुट्टा की सीट के बारे में भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बहुत अच्छी खासी अपील होती है। और इस वजह से देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम किसके लिए नुकसानदायक ज़्यादा साबित होगी, कांग्रेस के लिए या फिर बीआरएस के लिए। बीआरएस के साथ उनका गठबंधन ज़रूर है, तो जहाँ पर बीआरएस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ पर एआईएमआईएम ने नहीं उतारे हैं, उन्होंने सिर्फ 9 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या कांग्रेस के लिए ओवैसी वहाँ पर वोट कटवा साबित होंगे या नहीं। अब जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब तो हमने लगातार यही देखा कि राहुल गांधी कहते थे चुनावी सभाओं में कि पीएम मोदी के 3 ही यार, ओवैसी और केसीआर 2 यार। तो इस तरीके के नारे कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे थे। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही थी कि केसीआर, ओवैसी और कांग्रेस तीनों की मिली भगत है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, पर देखने वाली बात, दिलचस्प बात यही होगी कि वोटिंग परसेंटेज से पता चलेगा कि आखिर किसने किसके हिस्से के जो वोट थे वो ज़्यादा काटे हैं और कौन किसके लिए ज़्यादा वोट कटवा वाला जो फैक्टर है वो साबित हुआ है। वो ओवैसी साबित होते हैं या फिर वो कांग्रेस साबित होती है बीआरएस के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे हम किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ। और तेलंगाना चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsroompost.com के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको अगर ये हमारी पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।